नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट पेपर इंटर के लिए ग्रुप 1 पेपर नंबर 2 लॉस का पेपर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। ये मॉक टेस्ट पेपर सितंबर 2022 को इंस्टीट्यूट ने जारी किया। स्वाभाविक है नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए। तो इसके पार्ट 1 में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे केस स्टडी, एमसीक्यूज एंड इंडिपेंडेंट एमसीक्यू। आइए देखते हैं। पहला केस स्टडी जो हम देखते हैं वो इंस्टीट्यूट ने डाला है सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट का, जो कि हम किससे डील करते हैं, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सीएसआर में बहुत जबरदस्त चेंजेस थे, अमेंडमेंट थी, थ्रू रूल्स थे, थ्रू एक्ट भी था। तो ये एग्जाम के लिए वैसे बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। तो लेके चलिएगा नवंबर 22 में पक्का सीएसआर के ऊपर प्रश्न होगा। आइए देखते हैं। कहता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ साई राम लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी है। इसकी पेड अप कैपिटल बताएगी हमें 200 करोड़ रुपीस। इक्विटी शेयर्स हैं ये। पेड अप कैपिटल डू नॉट फॉरगेट, राइट, 200 करोड़ की। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहता पुणे में है। द कंपनी रजिस्टर्ड है विद ऑथराइज्ड कैपिटल 300 करोड़ की। कंपनी की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है कि सारे लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करते हैं। कंपनी हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील कर रही है और आपको 31 मार्च 22 को बैलेंस शीट के कुछ एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं। ध्यान दीजिए, आपको बता रखा है फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्रेडिट बैलेंस है पीएनएल में। और भाई इन सबको हमें क्यों देखना है? ध्यान दीजिए, सीएसआर का कंप्लायंस आपको कब करना है? अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में नेटवर्थ कम से कम हो 500 करोड़ की, ये हमारी लिमिट है। तो नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या बना? देखिए, पेड अप कैपिटल हमें दे रखी थी 200 करोड़, राइट, प्लस फ्री रिजर्व करें, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम करें एंड प्लस आप पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस लें। अगर यहां तक ये चीजें हम ऐड करते हैं, आपके सामने है 330, इसमें ऐड कर लीजिए, हो गया 530। आगे लिखा है रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये हम कंसीडर नहीं करते, इसे कंसीडर नहीं करेंगे, क्रॉस मार रहा हूं मैं। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ नहीं किए, ये हमें माइनस करना होता है। तो दैट मीन्स नेटवर्थ होगी 520। तो भैया लिमिट एक लग गई। वैसे 3 लिमिट होती है, दूसरी होती है टर्नओवर अगर कंपनी की हो 1000 करोड़, यहां 700 करोड़ है। या नेट प्रॉफिट हो कंपनी का 5 करोड़, जो कि यहां आपको दिख रहा है 4 करोड़ है। बट डोंट वरी, एक लिमिट हमारी लग गई नेटवर्थ वाली, आपको सीएसआर का कंप्लायंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पैरे में हमें दे रखा है कि डायरेक्टर्स जो है, कंपनी का जो बोर्ड है उसके अंदर एक सीए साहब है साई राम, जो कि एमडी है, रोशन एंड परिचिता ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। देखिए, हम सीएसआर कमेटी की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं उसके अंदर 3 डायरेक्टर होने चाहिए और उनमें से एक कम से कम आईडी हो, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम देख लो, रोशन एंड परिचिता। इसके अलावा बाकी और डायरेक्टर्स के नाम दिए हैं। कंपनी का चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ने इन्फॉर्म किया है कि भैया हमारे ऊपर सेक्शन 135 लग रहा है, जो कि मैंने बता दिया आपके ऊपर लग भी रहा है, इसलिए कमेटी बनाई है। और प्रपोज ये किया गया है कि हम 4% एवरेज नेट प्रॉफिट्स का हम खर्च करेंगे कुछ इन कामों में। जैसे लिस्ट दे रखी है कि एम्प्लॉयज के लिए, जबकि हम जानते हैं कि इसे हम सीएसआर के अंदर नहीं लेके चलते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को देंगे, ये भी नहीं लेके चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जरूर आता है, लोकल एक्टिविटी कुछ भी करो, और स्टेच्यूटरी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने को इसको भी हम मान के नहीं चलते हैं, राइट। और आप ये काम कर रहे हो थ्रू सेक्शन 8 कंपनी, जो कि आप खुद कर सकते हो, या थ्रू सेक्शन 8 कंपनी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए प्रश्न देखते हैं। कहता प्रकाश, जो कि कंपनी का चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, उसने इन्फॉर्म किया बोर्ड को डैट कि सेक्शन 135 कंपनी के ऊपर लग रहा है। कहता बताइए किस बेसिस के ऊपर लग रहा है। तो मैंने पहले आपको बता दिया नेटवर्थ वाली लिमिट लग रही है, तो इसलिए हम कहेंगे नेटवर्थ वाली अकेली लिमिट ये लग रही है। सो the answer will be obviously option number C. Then आगे कहता for the purpose of section 135, कहता नेटवर्थ जो कैलकुलेट किया जाता है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 57, जो मैंने करके भी दिखाया, जिसके हिसाब से देखिए मैंने आपको एक फिगर निकाल के भी दी थी 520 करोड़ की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ए होनी चाहिए। देखिए, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देयर आफ्टर कहता है साई राम लिमिटेड जो है सीएसआर कमेटी बनाई गई है, कंसिस्टिंग ऑफ, जैसे मैंने कहा था 3 डायरेक्टर चाहिए, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पक्का होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यह नाम आपको जरूर, मैंने कहा था ध्यान रखिएगा, रोशन एंड प्रचिता। तो अब ये कॉम्बिनेशन जो दिए गए हैं उसमें से अगर आप देखोगे रोशन एंड प्रचिता, सिर्फ एक में रोशन दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको।
कम से कम 3 चाहिए थे, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो यहां पे वैसे भी 4 बन रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, इसलिए विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन हमारा CSR पे समाप्त होता है। बेटा केस स्टडी ऑन सेक्शन 170 किसका? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि आता है लियन के ऊपर। 170 में हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर लियन, एंड 71 जो कि हम किसके ऊपर पढ़ते हैं? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आपको पता है ये होना चाहिए, हम कहते हैं फाइंडर क्या होता है? ही इज नथिंग बट ए बेली, तो उसके ऊपर सारी ड्यूटीज बेली की लगती हैं, जो कि हम बेलमेंट के चैप्टर में पढ़ के आते हैं, और उसके राइट्स भी हैं, राइट। और खास करके राइट आप अंडर सेक्शन 168 एंड 169 में पढ़ते हैं, जहां 168 में पढ़ते हैं कि भैया उसका खर्चा इनाम, और 169 में बेचने का हक रखता है। देखिए केस स्टडी करते समय यह भी ध्यान दीजिए कि भाई जैसे यहां दिख रहे हैं 3 पैरा हैं, एक एक पैरा करके भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कौन सा लग रहा है। जैसे यहां लिखा है आकाश ने एक नया कोट पहनना है क्योंकि एक सेमिनार होना है 20 दिन के बाद, इसलिए उसने एक कपड़ा खरीदा मार्केट से एक नया कोट बनाने के लिए। आकाश ने ये दे दिया एक टेलर मिस्टर स्टिच को कि बना दीजिए, और उसने कहा साहब 1 हफ्ते के अंदर बना देना। आकाश ने 10% एडवांस भी दिया है। 1 हफ्ते के बाद आकाश उसकी दुकान पे जाता और शॉक टू सी कि अभी तक कोट नहीं सिला गया। टेलर ने डिमांड किया मुझे 2 दिन और दे दिया जाए, लेकिन आकाश ने मना कर दिया कि भाई साहब समय मैंने पहले बताया था। टेलर ने वो कपड़ा रख लिया और आकाश को कहा भैया पैसे दो क्योंकि मैंने अभी कटिंग कर दी है। देखिए हम कहते हैं लियन का राइट होता है, लेकिन लियन का राइट क्या होता है? टू रिटेन व्हाट? गुड्स। किसके? किसी और के, बिलोंगिंग टू अदर, इफ इन कॉन्टिन्यूअस पोजेशन टिल योर लीगल ड्यूज आर सेटिस्फाइड। रख सकते हो जब तक अगला आपको आपके पैसे ना दे। यहां तो आप ही डिफॉल्टर हो, तो आपको लियन कैसे मिल सकता है? तो आइए देख लेते हैं इस पैरे के ऊपर कोई प्रश्न। तो पूछा गया डू यू थिंक टेलर हैज अ राइट ऑफ लियन? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। सो आई विल गो विद द आंसर नो, ही हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क विद इन व्हाट? एग्रीड टाइम, राइट। तो नो वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, विल गो विद बी। लेकिन एक ऑप्शन नो वाली और भी है, नो बट ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिटर्न द एडवांस अमाउंट। अरे भैया कपड़ा जब पूरा सिला ही नहीं है, आधा सिला थोड़े पहन के घूमोगे, तो इसलिए बेटर ऑप्शन बी ही है। नेक्स्ट पैरा, निशांत आकाश फ्रेंड लेफ्ट हिज कार। निशांत जो है आकाश का दोस्त है, उसने अपनी कार एक शोरूम में सर्विस के लिए दी, क्योंकि निशांत का हाउस इज लोकेटेड इन रिमोट एरिया, थोड़ा दूर है। सो इसलिए उसने इंस्ट्रक्ट किया मैनेजर को शोरूम के कि ये कार मेरे दोस्त आकाश के घर खड़ा कर देना। निशांत के इंस्ट्रक्शन पे आकाश के घर कार भेज दी गई है। वर्कर ऑफ द शोरूम ने पार्क कर दिया आकाश के घर के बाहर और चाबियां आकाश के सर्वेंट को दे दी हैं। लेकिन अगले दिन निशांत जब जाता अपनी कार पिक करने के लिए तो वो देखता है कार को तो किसी ने ठोक रखा है, राइट। अगला पैरा और देखते हैं। निशांत को एक मोबाइल फोन मिलता है, एक ब्रांडेड पेन मिलता है। कहां मिलता है? आकाश के घर के बाहर, जब वो कार लेने गया था। निशांत इंक्वायरी करने की कोशिश करता है रियल ओनर, लेकिन कोई मिलता नहीं है, इसलिए वो अपने पास रख लेता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेली वाली बन जाती हैं। नेक्स्ट डे निशांत की वाइफ उसके रूम में आती है और वो पेन देखती है, उसे पेन की जरूरत थी और वो ले जाती है। उसे नहीं मालूम ये किसी और का है। अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ वो पेन उसे खो जाता है। 2 दिन के बाद रियल ऑनर निशांत के पास आता है। निशांत हम्बली फोन तो वापस कर देता है और अपोलोजाइज करता है फॉर द लॉस ऑफ द पेन। क्वेश्चन ये है, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कहता बताइए क्या रेपरकशंस होंगे, मतलब रेमिफिकेशन या कॉन्सिक्वेंस होंगे व्हेन निशांत फाउंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी। ऑप्शंस देखते हैं। ही इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दैट ऑफ बेली। परफेक्ट आंसर है। आई विल गो विद ऑप्शन नंबर ए, राइट। मुझे और पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही ये कह के आपसे शुरुआत कर दी थी। बाकी आप सारी ऑप्शंस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट एमसीक्यू मॉक टेस्ट पेपर के ऊपर, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू सिक्योरिटीज। भाई बिल्कुल इश्यू कर सकती है, लेकिन प्रोस्पेक्टस से नहीं इश्यू कर सकती। आप राइट इश्यू करो, बोनस इश्यू करो, प्राइवेट प्लेसमेंट करो, आप प्रोस्पेक्टस नहीं जारी कर सकते। यह हम कहां पढ़ के आते हैं? सेक्शन नंबर 23 ऑफ कंपनीज एक्ट में। एजीएम होती है 25 जून को
अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट पूछा गया, बताइए डेट जब आपने एक रिपोर्ट एजीएम के ऊपर आरओसी को देनी है। ये हम सेक्शन 121 में पढ़ते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को ये फाइलिंग करनी होती है। 30 दिन 25 जून में ऐड करेंगे तो स्वाभाविक है 25 जुलाई आंसर आ जाएगा। 25 जुलाई ऑप्शन हमें दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी। सेक्शन मैंने बताई दिया आपको 121। आगे पूछा गया है जीसीए का प्रश्न है ये, वेदर वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर 2 और मोर इनेक्टमेंट, मतलब एक एक्ट है लेकिन वो पनिशेबल है अंडर 2 एक्ट्स, तो हम कहते हैं आपको पनिशमेंट सिर्फ एक एक्ट में होगी, अंडर ईदर और एनी ऑफ दोज एनेक्टमेंट्स, ऑप्शन नंबर ए। और ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 26 ऑफ जीसीए में। कहता आप सेक्शन 8 कंपनी है जो आप सारे जानते हैं, एनपीओ होती है और उसको क्या जरूरत नहीं है अपने नाम के साथ वर्ड लगाने की, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, चाहे आप लिमिटेड कंपनी है। सो व्हाट विल से, ना तो लिमिटेड लगाना है ना प्राइवेट लिमिटेड लगाना है, एज द केस में भी ऑप्शन नंबर सी। कहता वेयर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने नहीं बताया एक पर्टिकुलर डे जिस दिन से एक्ट ऑपरेशन में आएगा, मींस लागू होगा, तो कहता बताइए किस दिन लागू होगा। ऑब्वियसली जिस दिन ये ऑफिशियल गैजेट में छप जाएगा, नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, तो नॉर्मली बेसिकली इसके ऊपर हम सेक्शन 5 के अंदर पढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला एक अच्छा क्वेश्चन है, के लिमिटेड ने डिसाइड किया है वो 10 लाख का डिपॉजिट अपने मेंबर से लेंगे, लेकिन प्रपोजल ये है कि वो सिक्योर करेंगे डिपॉजिट्स को पार्शियली। देखिए चाहे पार्शियली सिक्योर डिपॉजिट होते हैं, हम इसे क्या मान के चलते हैं, हम इसे अनसिक्योर डिपॉजिट मानते हैं। और ये कौन कहता है, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर एफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए स्टार लगा के दे रखा है, ध्यान रखिएगा इसके लिए। देन हर कंपनी को पिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है फॉर द ओवर ड्यू पीरियड इन केस ऑफ डिपॉजिट्स। यस, डिपॉजिट का पैसा कंपनी टाइम पे नहीं देगी तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है एट द रेट ऑफ 18% ओवर ड्यू पीरियड पे। ये हम पढ़ के आते हैं रूल नंबर 17 के अंदर। कहता है डिविडेंड डिक्लेयर होता है ईजीएम में, तो ऑब्वियसली ईजीएम में डिविडेंड जो होता है कंफर्म होता है, राइट। यही हम सेक्शन 102 में पढ़ते हैं, सो इसलिए हम इसे कहते हैं फाइनल डिविडेंड। कहता है हर कंपनी पहली एजीएम में, फर्स्ट एजीएम में ध्यान रखना, अपॉइंट करेगी इंडिविजुअल या फर्म को ऑडिटर who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of its 5 साल के लिए होता है। तो हम आंसर क्या कहते हैं, 6th AGM अंडर सेक्शन 139, ऑप्शन सी। ए लिमिटेड के पास 61% शेयर्स हैं बी के, तो बी होगी उसकी सब्सिडरी, और बी के पास 51% शेयर्स हैं सी के, तो सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी भी आपकी सब्सिडरी होती है। तो ए के लिए बी साथ में सी दोनों क्या होगी, सब्सिडरी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। तो इसलिए हम कहेंगे both B and C limited are subsidiary of A limited, ऑप्शन नंबर डी। ये कंपनी है, बनी है कंपनीज एक्ट, ध्यान देना 1913 में, 2013 नहीं लिखा, 1913 लिखा है, तो कोई टेंशन नहीं होता। पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट 2013 आपके ऊपर लगेगा, क्योंकि हम डेफिनेशन पढ़ते हैं किस चीज की, प्रीवियस कंपनी लॉ अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 67, इसलिए हम कहेंगे यस द प्रोविजंस ऑफ 2013 शैल अप्लाई ऑन इट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट कंपनी की मे नॉट इंक्लूड, तो देखिए आपको एक रिलीफ दिया गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, और ये हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 40 के अंदर। एन इंस्ट्रूमेंट इज एट मेच्योरिटी डेट ऑन द डैश डे आफ्टर द डेट ऑन विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल। तो देखिए 3 दिन का हम ग्रेस पीरियड डालते होते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट में, ये हम नेगोशिएबल एक्ट में पढ़ के आते हैं अंडर सेक्शन 22, 3 दिन। सो ऑप्शन नंबर सी द 3rd डे। इसके बाद एन इंस्ट्रूमेंट विच इज वेग, मतलब मीनिंग क्लियर नहीं है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्या ये बिल है या नोट है, तो ऑब्वियसली इसे कहते हैं हम एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, और ये पढ़ते हैं हम अंडर सेक्शन 17 ऑफ एनआईए में। कहते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट होता है 2 या 2 से ज्यादा स्टैट्यूट में या एक ही स्टैट्यूट के कुछ हिस्सों में, तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, ऑब्वियसली हम इसे कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सभी को रेड टुगेदर लेके चलें, ऑप्शन नंबर सी। प्रोमिसरी नोट 31 अगस्त का बना है, 3 महीने के लिए है, तो आपसे पूछेगी ये ड्यू डेट, 3 महीने ऐड करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 31 नवंबर नहीं होता तो लास्ट डे लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग डे लेना होता है, ना हो तो लास्ट डे। 30 नवंबर में 3 दिन ग्रेस डालो, आंसर आ गया 3rd दिसंबर, और ये हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 23 ऑफ नेगोशिएबल एक्ट। डैश इज द कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन की वर्ड्स, सेंटेंस, फ्रेसेस ऑफ अ स्टैट्यूट should be read in their ordinary, natural and grammatical meaning। तो ऑब्वियसली आपने सीधा सीधा जैसा है वैसे ही पढ़ना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लिटरल कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर
ए। थैंक यू।